इस फिल्म की कहानी घूमती है हस्तिनापुर नाम के एक ऐसे रहस्यमय इलाके के इर्द गिर्द जहां पुराने जमाने में भयंकर ब्लैक मैजिक किया जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि आज के इस आधुनिक समय में भी कुछ परिवार छुपकर उसी खौफनाक रास्ते पर चल रहे हैं। कहानी में ऐसी एक माँ है जो इस काले जादू से जुड़ी है और उसकी दो बेटियां हैं, लेकिन इन बच्चों को अपने ही घर में कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें महसूस होने लगती हैं। आखिर उनकी माँ आधी रात में क्या करती है? माँ के पीछे छिपा वो भयानक राज क्या है? ये बात उन बच्चों को समझ नहीं आ रही। इसी बीच एक लड़का जो कॉलेज में पढ़ता है वो भी इसी बड़ी मुसीबत के जाल में फंस जाता है। फिल्म की कहानी थोड़ी उलझी हुई है और दिमाग घुमा देने वाली है। फिल्म के बिल्कुल शुरुआती सीन में एनिमेशन के जरिए कुछ चीजें दिखाई जाती हैं। पुराने जमाने में जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे और हमें गुलाम बनाकर राज किया, उस समय उन्होंने अपने धर्म का प्रचार भी किया था। बहुत से लोग उस समय क्रिश्चियन बन गए थे। उसी दौरान एक दूसरा ग्रुप भी आया। उस ग्रुप का मानना था कि जीसस भगवान नहीं है, बल्कि उन्हें तो शैतान की पूजा करनी चाहिए। उनका कहना था कि तुम शैतान से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, और वैसे ही प्रथाओं की प्रैक्टिस करने लगे। वो यहाँ के गांव वालों के बीच भी इस बात को फैलाने लगे। उनमें खास तौर पर एक आदमी था जो इसे सबसे ज्यादा फैला रहा था। उसने एक किताब भी तैयार की थी जिसमें लिखा था कि ब्लैक मैजिक में क्या क्या चीजें होती हैं। एक समय आया जब हमारे देश को आजादी मिली, तब अंग्रेजों के साथ इन लोगों को भी वापस भेज दिया गया। वो ब्लैक मैजिक करने वाला ग्रुप तो चला गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने यहाँ के जिन लोगों को ट्रेन किया था, उन लोगों ने फैसला किया कि वो इस काम को बंद नहीं करेंगे और इसे लगातार जारी रखेंगे। पता चलता है कि हस्तिनापुर इलाके के बहुत से लोगों ने इस काले जादू की बहुत खतरनाक प्रैक्टिस की थी। वो अक्सर गांव में इंसानों या जानवरों की बलि देते थे ताकि उनका गांव अच्छा रहे और वहां से गरीबी दूर हो जाए। कहानी 70s में आती है, जहां मरलिन नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। उसकी बेटी का नाम अलीशा है। सीन में माँ अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। तभी अचानक एक कमरे में किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। असल में मरलिन की माँ को एक कमरे में बंद करके रखा गया है। जब मरलिन अपनी माँ को खाना देने के लिए पास जाती है तो उसकी माँ उसकी तरफ देखती भी नहीं। जब वो खाना रख कर आने लगती है तो उसकी माँ उसे खाना रखने भी नहीं देती। इसलिए मरलिन अपनी बेटी अलीशा से बोलती है, जाओ तुम नानी को खाना दे आओ। छोटी बच्ची पूछती है, मैं ही क्यों? तो मरलिन बोलती है, नानी और मेरे बीच झगड़ा हुआ है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही। तुम रखोगी तो वो खाना खा लेंगी, तुम जाकर रखाओ। बच्ची मान जाती है और नानी को खाना देने चली जाती है। अब इसके बाद सीन कट होता है और कहानी 80 के दशक में पहुंचती है। यहाँ कहानी में 10 साल आगे का समय दिखाया जाता है। इन 10 सालों में वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई है और वो 12वीं क्लास में पढ़ती है। वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। दिखाया जाता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है। अब इस समय मरलिन की तबीयत काफी खराब रहने लगी है और उनके व्यवहार में भी काफी बदलाव आ गया है। अलीशा अपनी माँ से पूछती है, माँ आप क्या ठीक हो? माँ जवाब देती है, मुझे क्या परेशानी होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरे बारे में मत सोचो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और संभल कर जाना। अलीशा की जो छोटी बहन है वो ना तो बोल सकती है और ना सुन सकती है। अलीशा अपनी छोटी बहन को साथ लेती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। अब कहानी में सागर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अलीशा के साथ पढ़ता है। वो जानबूझकर स्कूल लेट आता है ताकि अलीशा को देख सके। वो छठी क्लास के अलीशा से एक तरफा प्यार करता है। सागर के दोस्त उसे 12वीं खत्म होने से पहले अलीशा को प्रपोज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनकी सहेली मोनी बोलती है कि अलीशा के घर में काफी परेशानियां हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं देगी। हालांकि अलीशा भी छुप छुप कर सागर को पसंद करती है। दूसरी तरफ अलीशा की माँ मरलिन पास के चर्च में आती है। उसे देखते ही फादर और नन हैरान हो जाते हैं क्योंकि मरलिन का परिवार ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है। मरलिन बोलती है कि यहाँ जीसस से माफी मांगने आई हूँ। अचानक चर्च में रखी जीसस की मूर्ति हिलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर नन बेहोश हो जाती है। मरलिन फादर को अपने हाथ के जख्म दिखाती है, जिससे फादर डर जाते हैं। स्कूल में क्रिश्चियन गिफ्ट एक्सचेंज के दौरान सागर अपना गिफ्ट अलीशा की डेस्क पर रख देता है। अलीशा बाद में उस गिफ्ट को खोलकर खुश होती है। मोनी जब अलीशा से सागर के बारे में पूछती है तो अलीशा बोलती है कि उसके परिवार से पूरा गांव डरता है, इसलिए वो प्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकती। पर जाते जाते अलीशा सागर को देखकर मुस्कुराती है। तभी चर्च की नन अलीशा को रोक कर बोलती है कि उसकी माँ ने चर्च में आकर हंगामा किया और फादर अब बीमार पड़ गए हैं। वो चेतावनी देती है कि अगर उसकी माँ दोबारा चर्च आई तो अलीशा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अलीशा अपनी छोटी बहन को लेकर घर लौटती है तो रास्ते में उसकी माँ अजीब हालत में मिलती है। मरलिन बोलती है, चिल्लाओ मत, सब हमें देख रहे हैं। अलीशा समझ जाती है कि माँ के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो अपनी माँ के पीछे पीछे उस घर की तरफ भागती है जहाँ उसकी माँ गई थी। अलीशा जब उस घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाती है तो कोई बाहर नहीं आता। अचानक दरवाजे पर एक कटी हुई उंगली लटकी हुई दिखाई देती है।
उसे देखकर अलीशा बुरी तरह डर जाती है। उसे शक होता है कि कहीं उसकी माँ ने तो ये सब नहीं किया। वो डर के मारे अपनी छोटी बहन को लेकर तुरंत घर भाग जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि माँ गायब है। छोटी बहन किसी चीज को देखकर बुरी तरह डर गई थी। तभी माँ अचानक सामने आती है, जो बिल्कुल होश खो चुकी थी और उसने अपने ही हाथों को चोट पहुंचाकर जख्मी कर लिया था। अलीशा रोते हुए अपनी माँ के जख्मों पर दवाई लगाती और पूछती है उन्हें क्या हुआ है। खाने के समय माँ कहती है कि प्रेयर करके खाएंगे। अलीशा को पता है कि उनकी माँ शैतान की पूजा करती है और उन्हें प्रेयर पसंद नहीं, फिर भी वो मान जाती है। लेकिन खाना खाते समय माँ भूतों की तरह अजीब हरकतें करने लगती हैं, जिसे देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। रात को माँ के सोने के बाद अलीशा रोते हुए बोलती है कि उसे उसकी पुरानी माँ वापस चाहिए। अगली सुबह माँ की हालत थोड़ी ठीक लगती है। वो अलीशा से कहती है मेरे अंदर कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए जब तुम स्कूल जाओ तो मुझे बाहर से कमरे में बंद करके जाना। अलीशा भारी मन से माँ को कमरे में बंद करके स्कूल चली जाती है। स्कूल में क्लास के दौरान अलीशा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो डर के मारे चिल्ला उठती है। सभी बच्चे उसे देखने लगते हैं। असल में मर्लिन की वजह से पूरे स्कूल वाले अलीशा से नफरत करते हैं, क्योंकि वो एक काले जादू करने वाले परिवार से है। क्लास में अलीशा को एक कौवा दिखाई देता है जो उस पर हमला कर रहा था। ये सिर्फ उसका वहम था, लेकिन डर कर वो फिर चिल्लाती है। परेशान होकर टीचर उसे डांटते हैं और प्रिंसिपल के पास ले जाने लगती है। इसी बीच फिल्म में एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ पोयम गा रही होती है। अचानक वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। उसके माता पिता उसे ढूंढने लगते हैं। असल में मर्लिन ने उसी बच्ची पर वशीकरण करके उसे अगवा कर लिया था, लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं। स्कूल में सागर उसकी मदद करना चाहता है। वो अपनी दोस्त मोनी के जरिए अलीशा को एक डॉक्टर का नंबर भिजवाता है, लेकिन अलीशा को गुस्सा आ जाता है कि क्या सागर उसे पागल समझता है और वो पर्ची छीन कर वहां से चली जाती है। जब अलीशा अपनी बहन के साथ घर लौट रही होती है तो रास्ते में वही माँ रोती हुई मिलती है जिसकी बच्ची गायब हो गई। अलीशा को शक होता है कि कहीं इसमें उसकी माँ का हाथ तो नहीं। वो तुरंत घर जाकर चेक करती है। माँ घर के अंदर ही बंद है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। वो अजीब तरीके से चिल्ला रही है और अलीशा उसे मुश्किल से संभाल कर बेड पर लिटाती है। वो नहीं चाहती कि गांव वालों को उसकी माँ की इस हालत के बारे में पता चले। तभी गांव के बहुत से लोग अलीशा के घर आ धमकते हैं। वो लोग कहते हैं कि गांव की जो छोटी बच्ची गायब हुई है, हमें शक है कि तुम्हारी माँ ने ही उसके साथ कुछ गलत किया है। हम यहाँ इसी बात की जांच करने आए हैं। अलीशा अपनी बीमार माँ का बहाना बनाकर गांव वालों को भेज देती है। उधर चर्च के फादर की खून की उल्टी करने से मौत हो जाती है। इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं पर नन मना करती है। स्कूल जाते समय एक कौवा अलीशा के कान पर जख्म कर देता है और आसमान से एक इंसानी आंख गिरता है। अलीशा घर भागती है तो देखती है कि माँ की एक आंख गायब है। माँ पागलपन में अलीशा का गला दबा देती है। अलीशा की मूक बधिर बहन अलीशा के पास रखी पर्ची से सागर को कॉल कर देती है। सागर और उसका दोस्त राहुल आकर अलीशा और उसकी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अलीशा की बहन सागर को घर में रहने वाली नानी के बारे में बताती है। अलीशा के मना करने के बावजूद सागर अपने दोस्त राहुल के साथ नानी को लेने उनके घर चला जाता है। हॉस्पिटल में फादर के पोस्टमार्टम के दौरान लाइट चली जाती है और लाश की जगह बदल जाती है। फादर के पूरे शरीर पर अजीब निशान देकर डॉक्टर डर जाते हैं और पोस्टमार्टम करने से मना कर देते हैं। इंस्पेक्टर लाश को दफनाने का फैसला करता है। कब्र खोदते समय वहां एक और फ्रेश लाश मिलती है। उधर सागर को घर में नानी की पुरानी तस्वीर मिलती है जो कब्र में मिली फ्रेश लाश से मेल खाती है। तभी वहां एक अदृश्य ताकत सागर पर हमला करती है। अचानक राहुल का बर्ताव बदल जाता है और वो सागर पर जानलेवा हमला कर देता है। सागर किसी तरह बचकर अपने दोस्तों के पास भागता है, पर राहुल गायब हो जाता है। इंस्पेक्टर सागर के पिता का दोस्त है। वो सागर को समझाता है कि हस्तिनापुर गांव बहुत डरावना है और वहां के केस कभी सुलझते नहीं हैं। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक पुराना वीडियो कैसेट मिलता है। उसमें एक डॉक्टर का रिकॉर्डेड वीडियो था जो बताता है कि हस्तिनापुर में कई लोग शरीर पर अजीब निशान के साथ मरे थे। पोस्टमार्टम में उनके सारे अंग बिल्कुल फ्रेश थे, पर वो मर चुके थे। वीडियो के लास्ट में उस मुर्दे के पास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि उस पुराने वीडियो में रूम के अंदर मौजूद सभी डॉक्टर्स जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत कमरे में सभी लोगों पर बुरी तरह से हमला कर देती है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले सभी लोग मारे जाते हैं और एक समय के बाद वीडियो भी बंद हो जाता है। यह खौफनाक वीडियो देखकर पुलिस वाले बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर सागर के पिता को अकेले में ले जाकर समझाता है, तुम्हारा बेटा उस लड़की अलीशा से प्यार करता है, उसे समझाओ कि उस लड़की से दूर रहे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे।
सागर हमेशा की तरह स्कूल आता है। वो राहुल के साथ क्या हुआ ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच स्कूल की नन कुछ पुरानी चीजों को जला रही थी। तभी गायब हुआ दोस्त राहुल स्कूल की छत पर दिखाई देता है। वो छत से कूदने की कोशिश कर रहा था और लोग उसे देखकर चिल्लाते हैं कि ये क्या कर रहा है, लेकिन अचानक राहुल छत से नीचे कूद जाता है। इसे देखकर सब चौंक जाते हैं। सागर अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल की यह हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। राहुल की सांसें चल रही होती है, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही राहुल दम तोड़ देता है। सागर इस सदमे में एकदम टूट जाता है। दूसरी तरफ नन हॉस्पिटल में आंख के जख्म से पीड़ित मर्लिन से मिलने आती है। वो कहती है कि मर्लिन ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन मर्लिन कोई जवाब नहीं देती। वो बिल्कुल शांत बैठी रहती है। नन रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद सागर अपनी दोस्त अलीशा से मिलने उसके हॉस्पिटल वाले कमरे में जाता है। वहाँ अलीशा गायब होती है और कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने होते हैं। सागर सोच ही रहा होता है कि तभी पोस्टमार्टम रूम की तरफ से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। सागर जब पोस्टमार्टम रूम में आता है तो वहाँ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लाश रखने वाले कैबिनेट के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। अंदर देखने पर सागर को स्कूल की नन की लाश मिलती है। सागर बुरी तरह डर जाता है। असल में मर्लिन ने नन को मार डाला था। इसके तुरंत बाद मर्लिन खुद नन के कपड़े पहनकर स्कूल आती है। बाकी सिस्टर्स को लगता है कि वो असली नन है, इसलिए वो अलीशा की छोटी बहन को उनके साथ भेज देती है। मर्लिन अपनी बेटी से बोलती है चलो हमारे साथ घर चलो। अलीशा की छोटी बहन अपनी माँ के साथ चल देती है। जब पुलिस को पता चलता है कि मर्लिन नन बनकर आई थी और बच्ची को ले गई तो इंस्पेक्टर बाकी सिस्टर्स पर बहुत गुस्सा होता है कि उन्होंने बच्ची को जाने क्यों दिया। अब इंस्पेक्टर तेजी से मर्लिन के घर की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ाता है। इंस्पेक्टर जब मर्लिन के घर पहुंचता है तो मर्लिन और उसकी बड़ी बेटी अलीशा वहीं मिलते हैं। पुलिस दोनों को पकड़ लेती है। अलीशा की छोटी बहन को सागर संभालता है और उसे गोदी में उठा लेता है। पुलिस जब मर्लिन और अलीशा को जीप में बिठा रही होती है तब मर्लिन गुस्से में सागर को घूर घूर कर देखती है कि उसने बीच में टांग क्यों लड़ाई। इसके बाद इंस्पेक्टर घर की तलाशी लेता है। जब वो नानी वाले कमरे में जाता है तो चौंक जाता है। वहाँ दीवार पर इंसानों की कई कटी हुई उंगलियां लटकी हुई थी। वो तुरंत सबको थाने में ले जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करवाता है, लेकिन तभी पूरे गांव वाले जीप को घेर लेते हैं। गांव वालों को लगता है कि इस औरत मतलब मर्लिन की वजह से ही गांव में मुसीबतें आ रही हैं, इसलिए वो जीप पर हमला कर देते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर जब लोग नहीं मानते तो वो बंदूक तान देता है और बोलता है जो आगे बढ़ेगा उसे गोली मार दूंगा। डर के मारे गांव वाले भाग जाते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मर्लिन और अलीशा भी पुलिस के गिरफ्त से भाग निकलते हैं। अब माँ और बड़ी बेटी दोनों गायब हैं। इंस्पेक्टर सागर और उसके पिता से बोलते हैं कि अभी के लिए इस छोटी बच्ची को तुम लोग अपने घर ले जाओ और इसकी देखभाल करो। सागर उसे अपने घर ले आता है। उस रात सागर को नींद नहीं आती और उसके दिमाग में बार बार मर्लिन का वो घूरना घूमता रहता है। अचानक उसके घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। वो आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाता है और पागल की तरह पानी में डूबकर खुद को खत्म करने लगता है। तभी उसकी आंख खुलती और पता चलता है ये सब एक सपना था। वो डर कर छोटी बच्ची को ढूंढता है, पर वो पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। तभी अचानक सागर के ऊपर कोई साया आ जाता है। वो एक नुकीली चीज उठाता है और पागलपन में उसे बार बार अपने ही कान में चुभोने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मर्लिन खुद को जख्मी करती थी। उसके पिता उसे इस हालत में देखकर चीख पड़ते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। ठीक होने के बाद सागर सीधा इंस्पेक्टर के पास जाता और बोलता है ये सब चर्च के फादर की मौत के बाद शुरू हुआ। फादर के शरीर पर जो निशान था वही सिंबल अलीशा ने भी स्कूल की दीवार पर बनाया था। हमें फादर के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। उस दिन स्कूल की नन भी फादर की ही कुछ चीजें जला रही थी। इंस्पेक्टर को उसकी बात सही लगती है और वो सागर को साथ लेकर फादर के कमरे में जाता है। कमरे में तो कुछ खास नहीं मिलता, पर जहाँ नन ने सामान जलाया था वहाँ उन्हें आधी जली हुई कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो पुराने वीडियो कैसेट वाले डॉक्टर्स की थी। उस पोस्टमार्टम वाले वीडियो में जो 5 डॉक्टर्स थे उनके साथ एक छठा डॉक्टर भी फोटो में दिख रहा था, जो उस हादसे के वक्त वहां नहीं था और बच गया था। सागर कहता है हमें हर हाल में उस छठे डॉक्टर को ढूंढना होगा, वही इस ब्लैक मैजिक का राज जानता है। अब पुलिस और सागर को पता चलता है कि वो छठा डॉक्टर आज भी बूढ़ी उम्र में जिंदा है। वो दोनों उस डॉक्टर से मिलने उसके पास जाते हैं। जैसे ही वो वहां आकर हस्तिनापुर का नाम लेते हैं, डॉक्टर डर जाता और उनसे बोलता है यहाँ से तुरंत निकल जाओ। लेकिन सागर और इंस्पेक्टर जिद करते हैं नहीं डॉक्टर, उस गांव में बहुत कुछ अजीब हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ तो पता है, प्लीज हमें सब सच सच बता दीजिए। तब डॉक्टर उन्हें पुरानी बात बताता है। वो कहता है कि उस दिन पोस्टमार्टम के लिए उसे भी जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो नहीं जा पाया। वो आगे कहता है कि लोग उस गांव के बारे में अजीब बातें करते थे, पर हम डॉक्टर्स इन बातों को अंधविश्वास मानकर वहां गए थे। नतीजा ये हुआ कि वो 5 दोस्त मारे गए, सिर्फ मैं ही अकेला जिंदा बच सका।
जब सागर पूछता है कि उस गांव की शुरुआत की कहानी क्या है, तो डॉक्टर बिल्कुल शुरू से सब बताना चालू करता है। वो वही कहानी बताता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी कि कैसे अंग्रेज आए थे और उन्होंने अपना धर्म फैलाया। फिर एक दूसरा ग्रुप आया जिसने ब्लैक मैजिक सिखाया। आजादी के बाद अंग्रेज चले गए और वो पूरा गांव काले जादू के चंगुल में फंस गया। अब कहानी 1950 के फ्लैशबैक में जाती है। हस्तिनापुर के लोग काले जादू को बहुत आम बात समझने लगे थे। अंग्रेजों की छोड़ी हुई शैतान की मूर्ति वही गांव में थी। गांव में भयंकर सूखा और भूखमरी पड़ी हुई थी। गांव वाले उस मूर्ति के सामने बकरे और मुर्गियों की बलि देकर प्रार्थना कर रहे थे कि गरीबी दूर हो जाए, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। तब गांव के मुखिया ने कहा कि अब हमें किसी इंसान के मासूम बच्चे की बलि देनी होगी। इस बात का विरोध मैरी नाम की एक औरत करती है। ये मैरी कोई और नहीं बल्कि मर्लिन की माँ थी, मतलब अलीशा की नानी। मैरी का पति अपाहिज है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। उसी समय मैरी की एक बेटी होती है जिसका नाम वो मर्लिन रखती है। मैरी अपने पति के ठीक होने के लिए जीसस से प्रार्थना करती है, जबकि पूरा गांव शैतान की पूजा करता है। जब गांव वाले एक नवजात बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रहे होते हैं तो मैरी वहां पहुंचकर चिल्लाती है, तुम सब पागल हो गए हो, ये अंधविश्वास बंद करो, हमें सिर्फ जीसस पर भरोसा रखना चाहिए। इस पर गांव का मुखिया गुस्सा हो जाता है और मैरी को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अगर फिर से जीसस का नाम लिया तो जान से मार दूंगा, हम जो करना चाहते हैं वो जरूर करेंगे। तभी वहां मुखिया का भाई जिसके घर बच्चा पैदा हुआ था, वो अपने बच्चे की बलि चढ़ाने से बचने के लिए एक खौफनाक कदम उठाता है। वो सोचता है कि गांव की भलाई के लिए वो खुद की बलि दे देगा। वो सबके सामने मंत्र पढ़ते हुए अपनी जीभ काट लेता है और उसके आंखें अजीब तरह से बदल जाती हैं और वो वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। जब उसकी पत्नी को यह पता चलता है तो वो रोने लगती है, पर गांव वाले उसका ब्रेन वॉश करते हुए बोलते हैं, रो मत, उसने गांव की गरीबी मिटाने के लिए खुद की बलि दी है। अब हमें इस प्रथा को हमेशा चालू रखना होगा। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन मैरी जब घर लौटती है तो देखती है कि उसका अपाहिज पति कोई हलचल नहीं कर रहा। वो उसे जगाती है पर वो नहीं उठता। मैरी घबरा जाती है और गांव की एक बूढ़ी दाई जो जड़ी बूटी और झाड़ फूक का काम करती थी उसे बुलाकर लाती है। वो दाई असल में शैतान की पूजा करने वाली औरत थी। वो मैरी के पति को देखकर बोलती है, इसके प्राण जा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैरी ये सुनकर टूट जाती है। वो रोते हुए भगवान को याद करती है, लेकिन तभी उसके घर में टंगा हुआ जीसस का क्रॉस अचानक उल्टा घूम जाता है। उल्टे क्रॉस को देखना मतलब ब्लैक मैजिक में शैतान के आने का संकेत माना जाता है। पति की मौत और इस घटना को देखकर मैरी का भगवान से भरोसा उठ जाता है और वो सोचती है कि अब उसे भी जीसस को छोड़कर शैतान की शरण में जाना होगा। बुजुर्ग डॉक्टर ने आगे बताया कि मैरी का भगवान से भरोसा उठने के बाद उसने उस पुरानी जादुई किताब को जमीन से खोदकर निकाला। उसने अपने मरे हुए पति को दोबारा जिंदा करने के लिए शैतानी मंत्र पढ़े और अपनी जीभ काट ली, जिससे उसकी आंखें सफेद हो गई। लेकिन तभी गांव वालों ने आकर उसे रोक दिया और बहुत पीटा। मैरी की बेटी मर्लिन को अपनी माँ की इन सब हरकतों और गांव वालों के अंधविश्वास का पता था। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे इस दलदल में फंसे, इसलिए उसने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। सच्चाई ये थी कि केवल मर्लिन का परिवार ही नहीं बल्कि हस्तिनापुर का पूरा गांव ही काले जादू और इंसानी बलि देने में शामिल था। उन्होंने खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मर्लिन पर डाल दिया था। डॉक्टर ने राज खोला कि मैरी मतलब नानी असल में मरी नहीं थी। जीभ काटते वक्त उसने अमर होने का वरदान पाया था। वो सालों तक कमरे में बंद रही। नियम था कि अगर उसे कोई देख ले तो वो वापस उसी कब्र वाली जगह पर अपनी युवा अवस्था में पहुंच जाएगी। यही वजह थी कि कब्र खोदते समय उसकी फ्रेश और जवान लाश मिली थी। अब गांव वाले इन सब मौतों को रोकने के लिए मर्लिन की छोटी बेटी जो सागर के घर पे थी उसकी बलि देने की प्लान बना रहे थे। मैरी के उस पुराने काले जादू के कारण ही आज उसकी बेटी मर्लिन और दोनों नातिन मुसीबत में हैं। पूरा गांव उनके खिलाफ था। अब सागर और इंस्पेक्टर मिलकर उस बेगुनाह परिवार को गांव वालों से बचाने के लिए निकल जाते हैं। फिल्म की कहानी यहीं पर एक सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है जो इसके अगले पार्ट का इशारा करती है। मर्लिन खुद अजीब हरकतें क्यों कर रही थी? इन सब सवालों के जवाब अगले पार्ट में मिलेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।